कार्डियक साइकिल के बारे में स्टडी किया था हमने, और कार्डियक साइकिल के अंदर हमने 4 इवेंट्स हमने स्टडी किए थे। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं कार्डियक साइकिल से आगे। इसके अलावा हमने कल लास्ट क्लास में फाइनल जो पॉइंट है वो जोड़ा था हमने सिंगल सर्कुलेशन, उसके बाद इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, एम्फीबियन, रेप्टाइल, हार्ट तक पढ़कर। तो अब एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, हार्ट के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं। आगे चलते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल, हार्ट से। चलिए एम्फीबियन, रेप्टाइल, हार्ट से आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपने सुना होगा कि जब भी हमारे चेस्ट पेन होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमें क्या सजेशन देता है कि आप ईसीजी निकलवाओ। डॉक्टर के पास हम जब भी जाते हैं तो पहला सजेशन क्या होता है कि आप जो है वो ईसीजी निकलवाओ। तो हमें जो है वो हम ईसीजी निकलवाते हैं। ईसीजी को सिंपल सा हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। तो वहां पर डॉक्टर जो है वो हमें ईसीजी निकलवाने को कहता है जब भी हमारे चेस्ट में पेन होता है। तो ईसीजी क्या कर रहा है? चेस्ट में पेन हो रहा है, डॉक्टर ने कहा ईसीजी निकलवाओ, इसका मतलब क्या है? ये क्या चेक करता है? तो ये सिंपली हम कहेंगे इट चेक द हार्ट एक्टिविटी। हार्ट एक्टिविटी के अंदर चेक द हार्ट एक्टिविटी, ये क्या करता है? हार्ट की एक्टिविटी को चेक करता है ड्यूरिंग वन हार्ट बीट और सक्सेसिव हार्ट बीट, ठीक है ना। तो हार्ट की एक्टिविटी को, कार्डियक एक्टिविटी को चेक किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है? तो हम कहेंगे जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट को, और उससे जो लिस्ट निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो लिस्ट निकलती है या जो रिजल्ट जो होता है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि आप देखते हो कि जब हम ईसीजी चेक करवाते हैं तो एक बहुत पतली सी स्लिप निकलती है, लंबी सी, जिसके अंदर ऐसे लाइंस बनी हुई होती है। तो वो जो स्लिप है वो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो क्या है? यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या किया जाता है? तो इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, आपने लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तो जुड़ा वही है। इसमें होते हैं इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोड कहां से कनेक्ट किए जाते हैं? तो इनको लिम्स से कनेक्ट करते हैं। मेजर इलेक्ट्रोड दो तो हमारे रिस्ट हैंड से जोड़ते हैं, दो इलेक्ट्रोड, दो चिप तो यहाँ पर जोड़ी जाती है। वन लेफ्ट एंकल में जोड़ी जाती है, या हम कहें दोनों लेग्स पर भी जोड़ी जा सकती है और सिंगल लेग पर भी जोड़ी जाती है। ठीक है, वन लेफ्ट एंकल पर भी जोड़ते हैं जनरली, और दोनों पर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि कहाँ पर इलेक्ट्रोड जोड़े जाते हैं, एक तो इस जगह पर। इसके अलावा मल्टीपल चिप्स, यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स, लीड्स, चिप्स, इन्हें कुछ भी कहा जाता है। तो मल्टीपल लीड्स जो है वो कहाँ पर जोड़ी जाती है? चेस्ट रीजन पर। और लगभग कितनी? तो 6 यहाँ पर हमने लिखा है। तो 6 लीड्स जो है वो कहाँ पर जोड़ी जाती है? चेस्ट रीजन पर जोड़ी जाती है। तो इन इलेक्ट्रोड्स की मदद से क्या की जाती है?
हार्ट की एक्टिविटी चेक की जाती है। किनकी वजह से? इन इलेक्ट्रोड की वजह से हार्ट की एक्टिविटी को चेक किया जाता है। दो तो हमारे पास हैंड पर जुड़ी जाती है, एक हमारे पास में जो है वो लेफ्ट एंकल से जुड़ी जाती है जनरली। उसके बाद मल्टीपल लीड्स जो है वो चेस्ट रीजन पर जुड़ी जाती है, यानी कि ऐड की जाती है, वहां पर लगाई जाती है। तो इस तरह से इसमें क्या क्या चीजें यूज में आती है वो चीज मैंने बताई। किधर है इतनी सी चीज? आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ज्वाइन तो हुए ना सोनाली है और सिद्धि? यस। ओके, सिद्धि नहीं आई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की अगर हम बात करें, इसकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की अगर हम बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसमें कौन कौन से टाइप के वेव सिग्नल्स होते हैं। तो इसमें एक तो होती है पी वेव, इसके अलावा इसमें होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और तीसरी उसमें होती है टी वेव। तो इसमें तीन चीजें होती है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और हमारे पास होती है टी वेव। ये तीन चीजें जो है वो, ये तीन टाइप के सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें किस टाइप से ये सिग्नल्स आते हैं और कब ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं, सिंपल सा एक मैं बना के बता रहा हूं और पूरा जो है इसी टाइप से वो वहां पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर एक गैप आता है, फिर वापस आता है, इस टाइप से वो सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस तरह से यहाँ पर। अब इसमें देखो ये तो क्या है, यहाँ पर ये है इसमें पी वेव, ये है यहाँ पर इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये यहाँ पर क्या है टी वेव। तो ये तीन क्या है हमारे पास, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। मतलब ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट और ये इसका एस पॉइंट। तो इसे हमने सिंपली क्या कहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये है हमारे पास पी वेव। अब देखिए पी वेव क्या करता है। तो पी वेव किसको बताता है, पी वेव बताता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, या हम सिंपली कहें एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, और इसे क्या कहा जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। नीट में इसी साल 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया था इन वेव से। ठीक है, वो बताते हैं क्या क्वेश्चन आया था, जिसमें एक ऑप्शन ये भी था, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। इसके क्या होता है डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, कौन सी वेव बताता है, तो पी वेव बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, यानी कि ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। क्या बता रहा है ये, ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता रहा है। कौन बता रहा है, पी वेव जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड,
QRS कॉम्प्लेक्स। अगर हम QRS कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जो है ये किसको बताता है, ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। यानी सिंपल सा क्या मतलब हुआ, ये क्या बता रहा है, तो ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन किसके द्वारा बताया जाता है, तो QRS कॉम्प्लेक्स के द्वारा बताया जाता है। सिंपल सा आपको पूछा जाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो हम लिखेंगे QRS कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम इस QRS कॉम्प्लेक्स से क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट, है ना। उस स्लिप में हम 1 मिनट में तो कितने QRS कॉम्प्लेक्स है, उन QRS कॉम्प्लेक्स से हार्ट बीट का पता लगाया जा सकता है। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट कैसे काउंट करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग बाय काउंटिंग QRS कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है लास्ट टी वेव। टी वेव जो है किसको बताता है, टी वेव, टी वेव बताता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को कौन बताता है, तो हम कहेंगे टी वेव जो है वो वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को इंडिकेट करता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। इस बार नीट में क्वेश्चन क्या आया था, इस बार नीट में पूछा गया था QRS कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, तो आपको बताना था QRS कॉम्प्लेक्स जो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को इंडिकेट करता है। 4 ऑप्शन दिए थे, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, डीपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। इस तरह से 4 ऑप्शन थे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना। इसका डिपोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया रिलैक्स कंडीशन है ना। अब वो नॉर्मल में आ रहा है वेंट्रिकल्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, और ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा हाइट में कम होता है टी वेव की तुलना में, टी वेव थोड़ा बड़ा होता है। अब देखो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होता है, टी वेव, पी वेव, या इनमें किसी भी प्रकार का चेंज होता है, तो वो क्या बताता है, डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है, या हम कहें कि हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होता है, ठीक है, इन वेव्स के, यानी कि वेव्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वेव्स शार्प आ रही है, फ्लैट आ रही है, तो इसमें क्या है, ये सारे किसको बताते हैं, डिसऑर्डर को बताते हैं, यानी कि हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली डॉक्टर क्या देखता है, वो इसमें इन वेव्स को देखता है कि ये वेव सही बनी हुई है या नहीं। अगर ये इस तरह से आती है तो इसका मतलब ये है कि हार्ट नॉर्मल वर्क कर रहा है, अदरवाइज क्या है, उसमें प्रॉब्लम है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या, दैट इज इससे क्या बनता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और 3 टाइप की वेव जनरेट होती है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। तीनों के काम आपको ध्यान में रखने हैं, और इलेक्ट्रोड्स कहां पर अटैच किए जाते हैं, हैंड पर, लेग्स पर और चेस्ट रीजन पर। ठीक है ना, चेस्ट रीजन पे जरूरी नहीं है सब में अटैच जोड़े, कुछ में नहीं भी जोड़ते तब भी वो चल जाता है ना।
मतलब प्रॉपर के लिए तो एकदम से सही से तो जोड़ना ही चाहिए चेस्ट सिलेंडर, लेकिन आप देखते हो कभी कभार जो है वो नहीं भी अटैच करते हैं, एक दो चिप से भी काम चला लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक है हमारे पास ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास तीन मेजर ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हमारे पास तीन मेजर ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आर्टरीज की। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज आपको मालूम है क्या करता है, ब्लड कैरी करता है, ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर की तरफ कौन ले जाता है ब्लड को, तो आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर की तरफ ले जाने का काम करती है। और आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, आर्टरीज के द्वारा कैरी किया जाता है। इसमें एक्सेप्शन किसका आएगा, पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज की वॉल जो होती है ये भी क्या होती है, थिक वॉल होती है। आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है आर्टरीज की। किस कारण से, क्योंकि इसमें क्या है, प्रेशराइज्ड ब्लड फ्लो होता है। आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर वाला ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद ये जो है इनमें वाल्व भी एब्सेंट होते हैं, आर्टरीज में वाल्व नहीं होते हैं, वाल्व एब्सेंट, वाल्व यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, थिक वॉल होती है और प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है किसमें, आर्टरीज में। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है आर्टरीज के बारे में। ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसकी वॉल वेन्स की कंपैरिजन में थिक होती है और वाल्व एब्सेंट होते हैं। दूसरी चीज आगे चलते हैं, आती है हमारे पास वेन्स। वेन्स जो है ये क्या करती है, तो ये ब्लड को, ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ब्लड को कहाँ कैरी करती है, टुवर्ड्स द हार्ट को, जो है वो ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लाने का काम किसका होता है, तो वेन्स का। वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लाने का काम करते हैं। ये कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, तो हम कहेंगे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है। वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इनकी वॉल्स कैसी होती है, थिन वॉल होती है इनकी, और इनमें जो है वो वाल्व भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एब्सेंट माइनस एंटी प्लस एंटी प्रेजेंट। तो वेन्स के बारे में एक ही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर इसका एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। थर्ड भी मैं यही बता देता हूँ, थर्ड है कैपिलरीज। कैपिलरीज की बात करें तो आपको पता ही है कि ये कैपिलरीज क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन आर्टरीज एंड, आर्टरीज, वेन्स एंड टिश्यूज ऑर्गन, ठीक है ना, मतलब टिश्यूज ऑर्गन और आर्टरीज के बीच में जो एक्सचेंज होता है मेटेरियल का वो किया जाता है किसके द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा, है ना। कैपिलरीज क्या कर रहा है, तो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। आर्टरीज मेन हमारे पास आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड होकर क्या बनती है, आर्ट्रियोल्स, और उसके बाद में उसी तरह से वेन्स डिवाइड होकर वेन्यूल्स बनाती है, और वो चल के आगे चल के किसमें आगे चल के डिवाइड होती है, कैपिलरी में। और इधर से आर्टरीज भी आगे चलकर किसमें आती है, अल्टीमेटली कैपिलरीज में आती है, ठीक है। चलिए एक बार ये लिख लीजिए, फिर इनका डायग्राम बना देते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं सिंपल सा। चलो ठीक है। चलिए इस तरह से हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। चलिए देखिए ये यहाँ पर वेन्स और आर्टरीज का यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ये हमारे पास में आर्टरी है और ये हमारे पास में वेन है। तीसरा डायग्राम का बनाते हैं सिंपल सा डायग्राम। ये मैंने कैपिलरी का डायग्राम बनाया। चलिए अब देखिए आर्टरीज वेन्स और ये कैपिलरीज। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बनाया है हमने सिंपल सा। इसमें जो सबसे आउटर लेयर जो बनी है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। आउटर लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडिल लेयर जो है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। तो हमारे पास तीन लेयर आ गई आर्टरीज वॉल्स, आर्टरी और वेन की तीन तीन लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो तो है हमारे पास में कौन सी, ट्यूनिका मीडिया। उसके बाद ये अंदर वाली लेयर सर्कुलर मसल्स की बनी होती है ट्यूनिका मीडिया। और थर्ड जो अंदर वाली लेयर जो होती है ये बहुत ही पतली होती है। सबसे पतली लेयर कौन सी होती है, तो थर्ड वाली लेयर जो है वो सबसे पतली लेयर होती है। ठीक है, तो ये तीन लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। आपको ध्यान रखना है ट्यूनिका एक्सटर्ना को ट्यूनिका एडवेंशिया भी इसको लिखा गया है। अब देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये कौन सी लेयर है, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, तो हम कहेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो किसका बना होता है, तो ये हम कहेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू का। और इसमें कौन से फाइबर्स होते हैं, तो इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कौन से फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। आपको पता है कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल टिश्यू, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन के वाइट फाइबर्स इसमें की ये बनी होती है। ठीक है, कौन सी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कोलेजन फाइबर्स से नीट में, तो हमें ध्यान रखना है कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल्स के लिए, और प्लांट के लिए हम रूबिस्को की बात करते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर किसका बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। और इसमें क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं और इलास्टिन फाइबर्स इसमें होते हैं। उसके बाद देखिए हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि आर्टरीज और वेन्स की तुलना में वेन्स की वॉल क्या है, थिन है। आर्टरीज देखो इसमें मिडिल वॉल बहुत ही, मिडिल लेयर जो है वो ज्यादा थिक है,
यानी कि ट्यूनिका मीडिया, अगर हम आर्टरीज की बात करें तो क्या है, ये थिक है, और वेन्स में ये क्या है, थोड़ी सी थिन है, वेन्स में पतली है आर्टरीज की तुलना में कंपेयर करें तो। ठीक है, ये जो ट्यूनिका मीडिया जो लेयर जो है ये किसकी बनी होती है, तो ये नॉन स्ट्रैटेड मसल्स की बनी होती है। आपको मालूम है क्या नॉन स्ट्रैटेड मसल्स किसे कहते हैं, तो नॉन स्ट्रैटेड मसल्स हम कहते हैं स्मूथ मसल्स को। स्मूथ मसल्स को हम सिंपली क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रैटेड मसल्स, जो क्या होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इनवॉलंटरी मसल्स होती है, कौन सी, स्मूथ मसल्स। तो नॉन स्टैटेड सर्कुलर मसल्स की क्या बनी होती है, ट्यूनिका मीडिया। ये यहाँ पर कौन सी मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स, कैसी है, नॉन स्टैटेड सर्कुलर स्मूथ मसल्स की यहाँ पर ये बनी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है सेकेंड लेयर के बारे में। और ये क्या होती है, थिक होती है ज्यादा आर्टरीज में, और वेन्स में ये कम थिक होती है। और ये बाकी लेयर्स की कंपैरिजन में देखा जाए दोनों में ही, तो ये सबसे ज्यादा थिक कौन सी होती है, ट्यूनिका मीडिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लेयर, दैट इज ट्यूनिका इंटरना। ये क्या है, थर्ड लेयर, ये सेकंड लेयर और ये फर्स्ट लेयर। ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड। अब ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना की बात करें तो ये सबसे अंदर वाली लेयर है, और ये किसकी बनी होती है, तो ट्यूनिका इंटरना जो है ये थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है हमारे पास में ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम आपको पता ही है, ठीक है ना, सबसे जो आउटर जो एपिथेलियम होती है हमेशा वो यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये सिंगल लेयर होती है और थिन लेयर होती है, कौन सी, ट्यूनिका इंटरना। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। अब ये जो ट्यूनिका मीडिया जो है यही लेयर कहाँ पर होती है, ये कैपिलरीज में। कैपिलरीज में एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर, और वो भी कौन सी होती है, ट्यूनिका इंटरना ही लेयर होती है कैपिलरीज में। जबकि आर्टरीज और वेन्स में हमें तीन तीन लेयर नजर आ रही है, और कैपिलरीज में सिर्फ सिंगल लेयर होती है। ये जो ट्यूनिका मीडिया है, इस ट्यूनिका मीडिया को एंडोथीलियम भी कहते हैं। क्या कहा गया है इसको, तो इसको एंडोथीलियम भी कहा गया है। इसको और क्या कहा गया है, एंडोथीलियम भी कहा गया है। अब देखो आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, ल्यूमेन है जहां से ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये हमें ट्रांसपोर्ट सेक्शन देख रहे हैं, कौन सा सेक्शन नजर आ रहा है, ये जैसे ये मेरे पास ट्यूब है तो ये इसका ट्रांसपोर्ट सेक्शन है। ट्रांसपोर्ट सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये इसका ल्यूमेन है आर्टरी का, ये हमारे पास वेन का ल्यूमेन है। अगर आप ल्यूमेन को कंपेयर करें तो किसका ल्यूमेन ज्यादा है, तो वेन्स का ल्यूमेन ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पर क्या होता है, प्रेशर थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है इतनी सी बात, तो ल्यूमेन किसका ज्यादा होता है, वेन्स का ल्यूमेन ज्यादा होता है, और आर्टरी का ल्यूमेन क्या होता है, कम। उसके बाद ये जो कैपिलरीज की जो एंडोथेलियम है, या कैपिलरीज की जो ट्यूनिका मीडिया जो है, ये तो कैपिलरीज का ल्यूमेन हो गया। कैपिलरीज की जो ट्यूनिका जो मीडिया जो है, इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है ना, इस पोर्स के थ्रू क्या हो सकते हैं, तो डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाते हैं। इस पोर्स के थ्रू डब्ल्यूबीसी आराम से बाहर आ जाते हैं, और डब्ल्यूबीसी जब इस पोर्स से बाहर आते हैं कैपिलरीज की वॉल से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डायापेडेसिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डायापेडेसिस कहा जाता है। और डायापेडेसिस की प्रॉपर्टी कौन से डब्ल्यूबीसी शो करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो जनरली क्या आते हैं, कैपिलरीज के थ्रू आसानी से बाहर आ जाते हैं, इससे हम सिंपली डायापेडेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टरी ज्यादा थिक होती है और इलास्टिक होती है, नॉन कोलैप्सिबल होती है, और वेन्स क्या होती है, थिन होती है, इनइलास्टिक होती है, और कोलैप्सिबल होती है। बना दीजिए डायग्राम, फिर आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट, ये तो हमारे पास हो गया। अब एक बात, आपके बुक में लिखा हुआ है पोर्टल वेन, ठीक है ना। पोर्टल वेन क्या होता है, देखो बुक में एक लाइन में खत्म कर दिया है, लेकिन पूरा का पूरा इसका भी एक सर्कुलेशन है जिसे हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। तो मैं भी थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, और फिर बाद में मैं बता दूंगा कि पोर्टल वेन क्या है। देखो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है या पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है, पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल सिस्टम क्या है, तो ऐसा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कि कहां पर शुरू होता है, ब्लड वेसल्स में शुरू होता है, यहाँ पे ऐसा सर्कुलेशन जो स्टार्ट भी कहां पर होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, और एंड भी कहां पर होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, वो सर्कुलेशन क्या कहलाता है, पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। यहाँ पे सर्कुलेशन जो किसी वेन से ही शुरू होता है और वेन पर ही खत्म होता है, वो सर्कुलेशन क्या कहलाता है, पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है या पोर्टल सिस्टम कहलाता है। अब समझे इसको सिंपल वे में, मैं मेरे कोई भी एक ऑर्गन ले लिया, इस ऑर्गन से वेन जो है वो ब्लड कहाँ लेके जाएगी, ऑर्गन से वेन, ऑर्गन से ब्लड वेन कहाँ लेके जाएगी, तो आपको पता है कि ऑर्गन से ब्लड कहाँ लेके जाएगी, वेन हार्ट में लेके जाएगी प्योरिफिकेशन के लिए। अब अगर हम पोर्टल सिस्टम की बात करें, इसकी बात करें, ये हमारे पास नॉर्मल सर्कुलेशन हो गया। अब अगर हम पोर्टल सर्कुलेशन की बात करें, तो मेरे पास ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन से वेन जो है वो कहाँ ले जा रही है, ब्लड हार्ट पे नहीं ले जा रही है और किसी दूसरे ऑर्गन में ले जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। ये क्या है हमारे पास, पोर्टल सर्कुलेशन, यहाँ पे पोर्टल सिस्टम जो वेन से शुरू हुआ, यानी एक ऑर्गन से ब्लड फ्लो शुरू हुआ, दूसरे ऑर्गन में ब्लड फ्लो, वहां पर ब्लड जा रहा है दूसरे ऑर्गन में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। सिमिलर है तीसरी बात, इसको याद रखना, मैं फिर से पूछूंगा जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा तब, वहां पर फिर से मैं पूछूंगा, बताऊंगा नहीं। तो ये हमारे पास पोर्टल सिस्टम की बात थी। हमारे बॉडी में मेनली 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं, टोटल तो 3 पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। 3 टाइप के हम पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अगर हम रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करें, तो रीनल पोर्टल सिस्टम स्क्रीन ब्लर दिस से हमारे अंदर नहीं चलता है, छोड़ दो इसको। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, तो ब्लड लीवर से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में जाता है, वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, ठीक है ना, डाइजेशन वाले ऑर्गन्स में जाता है। और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या है, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जो कनेक्शन बना रहता है वो क्या है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो तीनों पोर्टल सिस्टम मैंने बता दिए। हमारे अंदर कौन से हैं, मैमल्स या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लीवर से शुरू होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक खत्म होता है, और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस से ब्लड का जा रहा है, पिट्यूटरी में जा रहा है, ये क्या है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब यहाँ पर इसमें जो ब्लड ले जाने वाली ये जो वेन है, इस वेन को क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन कहते हैं। इस वेन को क्या कहते हैं, पोर्टल वेन कहते हैं। समझिए पोर्टल वेन के बारे में, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये तीनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें होता है, फ्रॉग में होता है, ये पूछा जाता है। तो ये थी हमारे पास पोर्टल वेन की कहानी कि पोर्टल वेन क्या है। कुछ भी लिखना है तो लिख लो, समझ गए होंगे, बहुत आसान तरीके से बताया है। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ब्लड, जनरली ये होता है, ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। हमारी बॉडी में ये भी होता है, पोर्टल सर्कुलेशन होता है। पोर्टल सर्कुलेशन ज्यादा नहीं है, आप देखने को मिल रहा है लीवर डाइजेशन वाला हेपेटिक है और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वाला
हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करने में नया। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो सिंपली क्या होता है, आपको पता है कि ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ब्लड के द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर किसके ऊपर, आर्टरीज की वॉल के ऊपर, या उनके वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड के द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर ब्लड वेसल्स के ऊपर या आर्टरीज की वॉल के ऊपर सिंपली हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ब्लड के द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर है। सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ब्लड प्रेशर के बारे में। अब देखिए ब्लड प्रेशर को हम किससे नापते हैं, तो स्पिग्मो मैनोमीटर से ब्लड को मेजर किया जाता है, स्पिग्मो मैनोमीटर से। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। दो टाइप के हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर दो हमारे पास में ब्लड प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो हम कहेंगे 80 mm ऑफ Hg। ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है और ये क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 120 mm ऑफ Hg, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 80 mm ऑफ Hg। मैंने पहले बताया है सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। उसी तरह से ब्लड प्रेशर जो है अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए तो हम हाइपोटेंशन कहते हैं, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90-60 इसकी वैल्यू होती है। अपर वैल्यू 90 और लोअर वैल्यू 60 हो जाए तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा, तो 140-90 जब हो जाता है कंडीशन तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास हाइपरटेंशन कहलाती है। सिस्टोलिक प्रेशर को हम पहले लिखते हैं, डायस्टोलिक को बाद में लिखते हैं। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में ब्लड प्रेशर से जुड़ी और कुछ बातें और हाइपरटेंशन क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास 2-3 टॉपिक सर्कुलेशन के हैं और 1-2 टॉपिक रेस्पिरेशन की। तो 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। थैंक यू। लीव कर रहा हूं मैं क्लास। ओके।